10th क्लास के सभी बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो तक हमने अपने 4 पाठ पूरे कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम अपना 5वां पाठ कृपाराम जी खिड़िया द्वारा रचित राजिया सोरठा को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कवि का जीवन परिचय। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। ये राजा महाराजाओं के शासनकाल में जो जातियाँ हुआ करती, चारण और भाट, इनका कार्य होता था राजाओं की विरदावली, उनकी प्रशंसा में काव्य रचना करना। तो ये एक तरह से राजाओं के यहाँ दरबारी कवि के रूप में हुआ करते थे। तो कृपाराम खिड़िया भी उसी चारण शाखा के थे और सीकर के राजा देवी सिंह जी के यहाँ एक दरबारी कवि थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव, जो कि वर्तमान में पाली जिले में स्थित है, वहाँ के रहने वाले थे। और सीकर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव लक्ष्मण सिंह जी ने इनकी कवि प्रतिभा और विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें क्रमशः महराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर भी प्रदान की थी। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि कृपाराम खिड़िया का रचना काल जो है वो संवत 1864 विक्रमी के आसपास का माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजिया सोरठा इनके द्वारा रचित काव्य है और चालकनेसी इनके द्वारा रचित एक नाटक है, तथा इनके अलावा एक अलंकार ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें से राजिया सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। राजिया सोरठा, इस ग्रंथ का नाम ये क्यों पड़ा, इसके बारे में बताया कि राजिया सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजा राम, जिसको कि वो राजिया कहकर संबोधित करते थे, उसको ये संबोधित करके लिखा है। ये ऐसा माना जाता है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम संबोधन परक नीति काव्य है। तो ये राजा राम जो थे, ये कवि का विश्वास पात्र और सेवाभावी भक्त था। राजा राम की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत ही उदास रहता था कि मरणोपरांत यानी मरने के बाद उसका कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। तब कवि कृपाराम जी ने उसे आश्वस्त किया, उसे ये भरोसा दिलाया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे और सारी दुनिया उनका नाम याद रखेगी। तो इसीलिए उन्होंने अपने प्रत्येक दोहे में कवि राजिया को संबोधित करके ये नीति संबंधी दोहों की रचना की। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजिया सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन परक नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। जो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा होती है वो डिंगल कहलाती है। सोरठा शब्द है तथा इसका जो छंद है वो वैण सगाई, इसमें अलंकार वैण सगाई है। इनकी सहजता, सरलता और सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजिया सोरठा लोक समाज में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ये हमने कवि के इस ग्रंथ राजिया सोरठा के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी। अब पाठ परिचय। इस पाठ में उनके कुछ नीतिपरक दोहे हैं। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व, सदसंगति यानी अच्छी संगति के क्या लाभ होते हैं उनके बारे में, आपदा से पूर्व प्रबंधन को महत्व को स्पष्ट किया है। इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता और अनुभव की व्यापक प्रकटता होती है। ये पाठ के बारे में यहाँ दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं इनके सोरठे। सोरठे एक प्रकार का छंद है जिसमें जो दोहे से विपरीत होता है। अब देखिए, पहला सोरठा जो है वो, गुण अवगुण जिन गांव, सुनी न कोई सामले, उन नगरी विच नाम, रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम अपने जो सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, ऐसे गांव में जहाँ पर गुण और अवगुण के बारे में ना तो कोई जानता है ना कोई समझता है, यानी गुणी और अवगुणी को एक समान ही समझ लिया जाता है, उन नगरी विच ना, उस नगर में रहने से तो अच्छा है रोही आछी राजिया। रोही का अर्थ है निर्जन वन या निर्जन स्थान, ऐसा स्थान जहाँ कोई नहीं रहता हो, वहाँ पर ही रहना अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि जिस स्थान पर गुणी और अवगुणी में कोई अंतर ही नहीं समझा जाए, जिसके बारे में ना कोई सुनने को तैयार ना कोई समझने को तैयार है, ऐसे स्थान पर रहने से तो अच्छा है अपना एकांत में रहो। दूसरा देखिए, कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्या की होय रंगा साला राजिया। इस दूसरे सोरठे में कवि ने हिम्मत, बल और पराक्रम के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में बताया है कि बिना बल, पराक्रम और हिम्मत के
व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता है। हलकार्य की हो रंगाशाला राज्य कि वीरता का ढोंग करने वाला व्यक्ति असल में कायर होता है, लेकिन वो असफलता के भय से ललकारने पर भी सामने नहीं आता है। अर्थात हिम्मत वाला व्यक्ति ही ललकार का मुकाबला करने के लिए तैयार होता है, इसलिए व्यक्ति में हिम्मत और साहस होना चाहिए। तीसरा देखिए, मिले सिंह वन माह किण मिर्गा मृगपत कियो जोरावर अति जहाँ रहे उरदगत राजा। मृगपत का अर्थ होता है राजा, मतलब पशुओं का राजा। तो कवि ने कहा कि यहाँ साहस एक तरह से हिम्मत का ही महत्व बताते हुए कहा है कि शेर वन में रहता है और सभी पशुओं का वो राजा बनता है, लेकिन किण मिर्गा यानी किन पशुओं, मृगा का अर्थ मृग अकेले हिरण से नहीं है, यहाँ सभी पशुओं से, जंगली पशुओं से है कि किन जंगली पशुओं ने उसे राजा बनाया। अर्थात कोई भी जंगली पशु उसे राजा स्वीकार नहीं करता है, फिर वो राजा कैसे बना? जोरावर यानी अपनी ताकत के बल पर ही वो इन सब के बीच में राजा बनता है और उन पर शासन करता है। अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति ही इस पृथ्वी पर शासन कर सकता है। आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राजिया। इसमें भी राजिया, जो कवि कृपाराम हैं, उन्होंने राजिया को संबोधित करते हुए ताकत शक्ति के बारे में ही बताया है कि आछा जुद अणपार कि युद्ध में धार खगा सन्मुख धसे, अच्छी तरह युद्ध करके, युद्ध में डटकर मुकाबला करके, और खगा का अर्थ होता है तलवार, सन्मुख यानी सामने, और धार होती है तलवार की धार। तलवार की धार के सामने खड़ा होकर यानी तलवार की धार का, शत्रु की तलवार का मुकाबला करके भोगे हुए भरतार रसा जी के न राज्य। भोगे हुए यानी भोगता है, भरतार यानी स्वामी, रसा यानी धरती का। तो जो व्यक्ति युद्ध में शत्रु का बलपूर्वक सामना करता है वही इस धरती पर, धरती का स्वामी होने का सुख भोगता है, अर्थात इस पृथ्वी का राजा बनता है। तो ये तीनों जो लगातार ये सोरठे आए हैं, ये लगभग बल, पराक्रम और शक्ति से ही जुड़े हुए हैं। फिर अगला देखिए, इहनी सो अवदात कहनी सोच विचार कर बेमौसर री बात रूढ़ी ने लगे राजिया। तो इसमें राजिया ने, ये कृपाराम जी ने ये बताया है कि व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, कि अच्छी बात भी, अच्छा जो इहनी सो अवदात कहनी सोच विचार कर, कि अच्छी बात भी व्यक्ति को सोच समझकर बोलनी चाहिए। बेमौसर री बात, बेमौसर, मौसर का अर्थ है अवसर, बिना अवसर या बिना मौके के कही गई बात है वो रूढ़ी यानी अच्छी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। अगला, पहले किया उपाव दव दुश्मन आमे डटे प्रचंड किया विश्वा रोभा घाले राजिया। इसमें कवि कृपाराम बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों का समय रहते ही उपचार कर लेना चाहिए, अगर वो बढ़ जाएं तो उनका फिर उपचार है वो असंभव हो जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया, दव यानी आग, दुश्मन यानी शत्रु, और आमे यानी रोग। तीन चीज़ें क्या क्या बताई हैं? आग, दुश्मन और रोग का पहले ही उपाय कर लेना चाहिए, इनका समय रहते ही उपचार कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वा, अगर ये फैल जाती हैं तो रोभा घाले राजिया, तो बहुत ही मुश्किल पैदा कर देती हैं, अर्थात इनका इलाज असंभव हो जाता है। फिर हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं करे ना आदर कोई रद कागज जो राजिया। ये फिर से हिम्मत और ताकत के लिए, साहस के लिए बताया है कवि ने कि हिम्मत यानी हिम्मत से ही व्यक्ति की कीमत होती है, साहसी व्यक्ति की ही समाज में कद्र होती है, बिना हिम्मत कोई की भी कीमत नहीं होती, उसकी इज्जत नहीं होती है। जिस प्रकार से बिना करे ना आदर कोई रद कागज जो राजिया है, बिना साहस के व्यक्ति का या साहसहीन व्यक्ति का समाज में कोई भी आदर नहीं करा जाता और वो एक रद्दी कागज के समान माना जाता है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे कड़वा लागे काग रसना रागुण राजिया। इसमें वाणी के महत्व पर बल देते हुए कवि ने कहा है कि जिस पर कौवे और कोयल की यहाँ तुलना की है, वाणी में अक्सर इन दोनों की ही तुलना की जाती है, दोनों का ही उदाहरण दिया जाता है कि कोयल अपनी मीठी वाणी से उपजावे अनुराग यानी प्रेम पैदा करती है, सबके मन को हरकत यानी प्रसन्न करती है,
और कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण ही मतलब लोगों को उसे सुनना अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से मीठी वाणी है, ये दोनों में जो अंतर है वो वाणी के गुण का ही प्रभाव है कि कोयल सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है और कौवा की आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता है। फिर देखिए अगला, दूध नीर मिल दोए हेक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय राजहंस बिना राजिया। दूध और पानी के बारे में यहाँ बताया है कि दूध और पानी मिलकर एक जैसी आकृति बना लेते हैं, अर्थात दोनों एकाकार हो जाते हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। या दूध में मिलाने के बाद पानी है वो दूध जैसा ही हो जाता है। करे न न्यारो कोई, उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। राजहंस बिना राजिया, राजहंस ही उन दोनों को अलग कर सकता है। इसके माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा है कि जैसे राजहंस का अर्थ यहाँ एक सज्जन व्यक्ति से है कि एक गुणी या सज्जन व्यक्ति ही समाज में अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है। 10वां, मलयगीर मंजार हर को तर चन्नन हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। इस सोठे में कवि ने संगति के प्रभाव के बारे में बताया कि व्यक्ति के ऊपर संगति का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। कि जैसे मलयगीर, मलय पर्वत के ऊपर, मलयगीर बंजार है, मलय पर्वत पर या मलय पर्वत के बीच हर को तर चंदन हुए, चंदन के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं और उन पर उनके साथ अन्य वृक्ष भी होते हैं। चंदन के वृक्ष तो हैं ही हैं, उनके साथ अन्य विभिन्न प्रकार के वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन उन सभी वृक्षों पर चंदन का प्रभाव आ जाता है। अर्थात चंदन जैसे वहाँ जाते हैं तो सब जगह चंदन की खुशबू आती रहती है, तो ऐसा लगता है हर कोई वृक्ष है वो चंदन का ही है। इस तरह से उन पे चंदन के साथ रहकर उन वृक्षों पर भी चंदन का प्रभाव आ जाता है, वे वृक्ष भी स्वयं को सुधार लेते हैं। ये संगति का ही प्रभाव होता है। अतः अच्छी संगति में रहने पर व्यक्ति के ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये बताने का यहाँ प्रयास किया है। 11वां देखिए, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया, वही जीबरा गाव रति न ओखद राजिया। इसमें फिर से व्यक्ति को सोच समझ कर बोलना चाहिए। अपनी वाणी से किसी भी प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो अगले के मन पर बुरा प्रभाव डालें। ये बताने का कवि ने यहाँ प्रयास किया है कि पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया, कि अगर तन यानी शरीर पर लागा तरवारिया, शरीर पर तलवार का अगर घाव लग जाता है तो पाटा यानी मरहम पट्टी करके उस पीड़ा का उपाय किया जा सकता है। अतः शरीर पे लगे बाहरी घाव का तो हम दवाइयों से इलाज कर सकते हैं, लेकिन वह जीभरा घाव, लेकिन बोले हुए शब्दों का घाव दिल पे लगता है, जिसका रति यानी बिल्कुल भी, औषध यानी औषधि या दवाई नहीं है। अर्थात जो घाव किसी के बोलने पर या अपमानी शब्दों का प्रयोग करने पर व्यक्ति के दिल पे लगते हैं, उनका कभी भी इलाज नहीं हो सकता। वो जीते जी उसके दिल में ही रहते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार के मतलब कष्ट देने वाले शब्दों का प्रयोग या अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कर्ण, सह जाने संसार रस नह रहसी राजिया। इसमें परंपरागत शत्रुता के बारे में बताया है कवि ने। किसका उदाहरण दिया है परंपरागत शत्रुता के बारे में बताने के लिए? चूहा और बिल्ली का। मूसा यानी चूहा और मंजार यानी बिल्ली। कि चूहा और बिल्ली में परंपरागत शत्रुता होती है, सब जानते हैं। चूहे को देखते ही बिल्ली उस पर आक्रमण करती है। तो अगर कोई चूहा बिना सोचे समझे बिल्ली के साथ मित्रता करता है तो उसके परिणाम सही नहीं होते हैं। क्यों? सह जाने संसार, सारा संसार इस बात को जानता है कि इन दोनों में जन्मजात शत्रुता होती है, परंपरागत शत्रुता होती है और वो कभी भी मित्रता में नहीं बदल सकती। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति से मित्रता करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो आपका परंपरागत शत्रु है वो कहीं ना कहीं आपका अहित ही करेगा। खड़ गुण अणखुताय एक भाव कर आदरे ते नगरी होताय रोही आछी राजिया। यहाँ भी वो गुणी अवगुण वाली बात का उदाहरण दिया है कवि ने कि जहाँ पे खल यानी पशुओं को दिया जाना वाला एक खाद्य पदार्थ होता है खल, जो ये
अन्न की बची हुई अवशेषों से तैयार किया जाता है। और गुड़, खल एक प्रकार का मतलब बहुत ही कम मूल्य का पदार्थ है और गुड़ यहाँ एक कीमती पदार्थ है। तो एक इनका अर्थ हम अवगुणी से ले सकते हैं, दूसरे का हम गुणी से ले सकते हैं। तो जहाँ खल और गुड़ में कोई अंतर ही नहीं किया जाता, दोनों को एक भाव ही बेचा जाता है, अर्थात गुणी और अवगुणी में कोई अंतर ही नहीं किया जाता, दोनों को जैसे गधे और घोड़े समान हो रहे हैं वैसा ही किया जाता है। ते नगरी होता है, उस नगरी से तो रोही अच्छी राज्य, उस नगरी में रहने से तो अच्छा है किसी निर्जन वन में ही रहा जाए। फिर अगला है घण घण साबड़ घाय, नह फूटे पहाड़ निवाड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। इसमें भी बहुत सुंदर नीति की बात कही है यहाँ कवि कृपाराम जी ने कि पारिवारिक मतलब जो फूट होती है उसके बारे में बताया है कि घने हथौड़े से, घण घण का एक घण का अर्थ है हथौड़ा, पहाड़ तोड़ने या बहुत बड़ी आकार का हथौड़ा, और एक घण का अर्थ है बहुत बार। तो बहुत बड़े हथौड़े से बार बार चोट करने पर भी पहाड़ नहीं फूट सकता। फूटे पहाड़ निवाड़, कि पहाड़ नहीं फूटता है, बड़े बड़े हथौड़ों से चोट करी जाए तभी पहाड़ नहीं फूटता है। लेकिन जब उसमें दरार पड़ जाती है तब जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जद राजिया। तो जब पहाड़ में दरार कहीं आ जाती है तो एक कोई पौधे की कोमल जड़ भी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो उसी प्रकार से अगर परिवार में दरार पड़ जाए तो सामान्य शत्रु भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पारिवारिक एकता जो है वो मतलब संगठन का मुख्य आधार होती है। अगला, पै मीठा कर पाक, जो इमृत सींचिए, उर कड़वाई आँख, रंच नमके राजिया। इसमें है कि हम जो मतलब व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जन्मजात स्वभाव होता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। कि जैसे पै मीठा कर पाक, जो इमृत सींचिए, कि आग का जो पौधा होता है उसे दूध, पै यानी दूध, और उसे दूध डालकर, मीठा डालकर, शक्कर डालकर उसे पाक बना दीजिए आप, और उसे इमृत से सींच दीजिए चाहे आप, और कड़वाई आग। लेकिन जो आग के पौधे के अंदर जो उसका वास्तविक गुण है, उसका वास्तविक स्वभाव है कड़वा होना, वो कड़वाहट वो कभी भी नहीं त्यागता है। अर्थात उसे आप चाहे दूध और चीनी में कितना भी पका लीजिए, वो अपने आप अपना जो व्यवहारिक स्वभाव है वो उसे त्यागता नहीं है। कड़वा है तो वो कड़वा ही रहेगा। उसी प्रकार से व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कोई ईर्ष्या करता है तो उसे सुधारना संभव नहीं है। तो ये कुछ 15 सोरठे थे कवि कृपाराम जी के, हमने पढ़े। अब यहाँ ये कठिन शब्दार्थ हैं तो आप इनको भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इनको पढ़े बिना आपको प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझ नहीं आएगा। तो आप कठिन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में नोट भी करना और इनको याद भी करना। अब इसके प्रश्न देखते हैं हम। राजिया का मूल नाम क्या था? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है। तो राजिया का मूल नाम था राजा राम। दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा घ का राजहंस। और अति लघुतरात्मक प्रश्नों में पहला है, कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है? तो कवि ने कार्य की सिद्धि के लिए क्या बताया? बल, पराक्रम और हिम्मत। दूध एवं नीर को कौन अलग कर सकता है? तो ये ऊपर वाले से मिलता जुलता ही है, उत्तर होगा राजहंस। कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? तो 3 चीज़ें बताई जिनका उपाय पहले करने के लिए कहा कवि ने। ये है आग, शत्रु और रोग। कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा मलयगिरी पर्वत पर। और किसके घाव कभी नहीं भरते हैं? तो जो वाणी के घाव हैं, जीभ के घाव हैं, वो कभी नहीं भरते हैं। फिर लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर अपने को कम से कम 4-5 पंक्तियों में देना होता है। तो आप ये जो पूरा संकलित अंश है इसका पढ़कर और जो वीडियो में बताए गए हैं उसके अनुसार इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। संकलित अंश के अनुसार किस नगर में नहीं रहना चाहिए? तो हमें ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए जहाँ इससे संबंधित दो सोर्ट हैं, सॉरी। तो दोनों से आप उत्तर ले सकते हैं कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए जहाँ गुणी और अवगुणी व्यक्ति के बीच कोई अंतर ही नहीं किया जाए, या जो गुड़ और खल वाला उदाहरण दिया था उससे भी आप उत्तर लिख सकते हैं।
अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं। संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये अभी हमने पढ़ा था। चूहे और बिल्ली का उदाहरण देते हुए कवि ने बताने का प्रयास किया है कि अगर चूहा किसी बिल्ली से बिना सोचे समझे मित्रता करता है तो उसके परिणाम सही नहीं होते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में जन्मजात शत्रुता होती है और अवसर आने पर बिल्ली वो शत्रुता जरूर निभाती है। जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव है। संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये अंतिम में सोठे में हमने पढ़ा आग के दूध वाला कि आग के दूध को कितना भी मीठा डालकर आप उसे पकाने का प्रयास कीजिए, लेकिन वो अपने मूल स्वभाव को नहीं त्यागेगा, अर्थात उसका मूल स्वभाव है कड़वापन, वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसी प्रकार व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं बदलता है या त्यागता है। फिर निबंधात्मक प्रश्न जिनका उत्तर कि हमको कम से कम भी तो एक पृष्ठ में देना होता है। तो संकलित अंश के आधार पर हिम्मत और पराक्रम के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो हिम्मत और पराक्रम के प्रभाव से संबंधित कम से कम 3-4 सोठे इसमें आए हैं, सबको मिलाते हुए आपको उत्तर लिखना है। संकलित अंश के आधार पर वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वाणी का महत्व में कवि ने इसका कोयल और कौवे का उदाहरण दिया है, तो वो आप पूरा उसमें स्पष्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो कोई जो 15 है, इसमें ये नहीं कि क और ख ही लें, आप ये 15 सोरठे पढ़े हैं। 15 सोरठे में जिनमें भी से भी आपको आसान लगे 2 सोरठों की आपको व्याख्या करनी है पूरे विधिवत रूप से। तो इस प्रकार से ये वीडियो और इसी के साथ ये पाठ हमारा पूरा होता है। अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।